गुड मॉर्निंग अगेन। सो लास्ट क्लास में मैं आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा रही थी। उसमें मैंने आपको नर्वस रेगुलेशन बता दिया था। अब हमें डिस्कस करना था सेकेंड चीज, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, हमने कहा था 2 लेवल्स पे पढ़ेंगे रेगुलेशन को। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने ये हेडिंग डलवाया था नंबर 2, केमिकल रेगुलेशन। अब सुनो इसे ध्यान से। यहाँ पे केमिकल रेगुलेशन करवाने वालों को हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। कीमो रिसेप्टर मतलब ऐसे रिसेप्टर जो केमिकल नेचर ऑफ ब्लड चेक करेंगे और अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकली तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कर देंगे। सो इसके अंदर 2 सेट ऑफ कीमो रिसेप्टर्स हैं, सिर्फ सुनना है अभी यहाँ पर। एक है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और दूसरा है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सुनना ध्यान से। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स रखे हुए हैं मेडुला में, वेंट्रल सरफेस पर, मतलब आगे को रखे हुए हैं। और ये रिसेप्टर्स मेडुला में हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक डायग्राम समझाया था ऐसे। याद है ऐसे? ये मेडुला पार्ट था। मेडुला में आगे को इस तरह से आगे को ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे मानो। ये रिसेप्टर्स पर वही खून जाता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, आर्टीरियल ब्लड। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर सेंसिटिव फॉर एनी चेंजेस इन PCO2 लेवल्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड। सुनना ध्यान से। इसी को मैं अलग से दिखाऊं। ये मेडुला है, इस मेडुला में आगे की तरफ ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। खून गिरा इसके ऊपर, ब्लड सप्लाई आया इसमें। जैसे ही ब्लड सप्लाई आया, इन्होंने तुरंत चेक किया क्या उसमें PCO2 लेवल सही है। मतलब वही वाली बात चेक करी जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर चेक करता था। अगर PCO2 लेवल इंक्रीज हुआ, देखना यहां पर, अगर PCO2 लेवल इंक्रीज होंगे, CO2 प्लस वाटर H2CO3 बनेगा, ये टूटेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस बनेगा। क्या इंक्रीज हो गया? H प्लस। क्या कम हो गया? pH। ये सब चीजें रिलेट हो रही हैं आपस में। फिर बोल रही हूं, अगर आर्टीरियल ब्लड में PCO2 लेवल्स हाई हैं तो CO2 प्लस वाटर क्या बना? H2CO3। ये टूटकर बना H प्लस प्लस HCO3 माइनस। तो क्या बढ़ गए? H प्लस। H प्लस ज्यादा है मतलब pH कम है। तो ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स रखे हैं मेडुला में, अगर इन्होंने देखा कि जो खून बॉडी में घूम रहा है, जो खून हमारे पास आया है, उसमें PCO2 हाई है या H प्लस ज्यादा है या pH कम है, कोई भी सिचुएशन है, शुरू तो यहीं से हो रही है, मेन चीज तो यही है। इसको देख करके तुरंत सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स ने अपना सिग्नल भेज दिया टुवर्ड्स द बेसिक रिदम सेंटर एंड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बेसिकली न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास कि भाई PCO2 लेवल्स खून में बढ़ रहे हैं, अब देख लो कैसे तुम्हें ब्रीदिंग रेट ऑल्टर करना है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने कहा, हाँ ये बात तो मैं खुद भी नोटिस कर रहा था कि कुछ चेंज है, अच्छा हुआ तूने बता दिया, अब मैं और ज्यादा श्योर हो गया हूं कि मुझे कोई चेंजेस लाने हैं। मतलब जो मैंने कहा था कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट्स द लेवल्स ऑफ PCO2 इन आर्टीरियल ब्लड, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर PCO2 के लेवल्स के कम ज्यादा को
एडजस्ट करके सही ला सकता है, और साथ साथ वो चेक भी कर रहा है, लेकिन उसके चेकिंग से ज्यादा अच्छा चेक ये कर रहे हैं क्योंकि ये केमिकली सेंसिटिव हैं, जरा सा भी चेंज देखकर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो अब मैं एक बार पूरी कहानी फिर बोल रही हूं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स रखे हुए हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन के वेंट्रल सरफेस पे आगे को। These receptors are sensitive for any changes in the levels of PCO2 in arterial blood. PCO2 ही लिखा आएगा पेपर में, अगर उसके अलावा कुछ आएगा तो आपको खुद रिलेट करना है। PCO2 बढ़ने से H+ बढ़ा और pH कम हुआ। If any such change is observed, they will send their message to the breathing centers of brain, that is pneumotaxic center and DRG. Mainly किसको? pneumotaxic center को, so that it can alter the rate of breathing. ठीक है, अब दूसरा भी सुनो, फिर लिखते हैं ऐसे। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रखे कहाँ हैं? सुनना ध्यान से। ये है हार्ट, यहां से ये आयोटा निकलता है, इसे कहते हैं आयोटिक आर्च। ये हार्ट से निकलने वाला है और इसी आयोटिक आर्च से एक आर्टरी जाती है टुवर्ड्स ब्रेन, इसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो हार्ट से ये जो निकला, ये जो आर्क बन रही है इसे आयोटिक आर्क कहते हैं, और इसमें से एक आर्टरी निकल रही है टुवर्ड्स ब्रेन जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। इन दोनों के ऊपर ये लगे हैं रिसेप्टर, इनका नाम क्या है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ब्रेन की तरफ जाने वाला खून सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन की सप्लाई में गड़बड़ हो गई तो पूरी बॉडी पे असर दिखेगा। और ऑब्वियस है कि पूरे बॉडी पार्ट्स को इंक्लूडिंग ब्रेन सप्लाई कहाँ से जानी है? हार्ट से। तो हमने क्या किया, कुछ रिसेप्टर तो ब्रेन में थे सेंट्रल वाले, और कुछ रिसेप्टर उठा करके हमने यहाँ हार्ट के आसपास ही लगा दिए कि भाई जब यहाँ से खून निकले तभी तुरंत चेक हो जाए, जिससे कि फिर उसे रीवेरीफाई ये बाद में कर लेगा। तो देखो, यहां से जब खून निकला तो इन रिसेप्टर्स ने क्या क्या चेक किया? कहीं इस आर्टीरियल ब्लड में PCO2 हाई तो नहीं या PO2 कम तो नहीं। ध्यान से सुनोगे मेरी बात। द पेरिफेरल chemoreceptors keep a check if there is any increase in the levels of PCO2 or any decrease in the levels of PO2। कहीं खून में ऑक्सीजन के लेवल्स कम तो नहीं या CO2 के लेवल्स ज्यादा तो नहीं। बाकी जो चेंजेस है वो सेम रहेंगे, इसकी वजह से H+ बढ़ेगा, pH कम होगा, वो कहानी सब सेम ही है, उसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अब एक बात पे ध्यान दो, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ऑक्सीजन को नहीं देख रहा था, उसका फोकस सिर्फ PCO2 लेवल्स थे, जबकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर PCO2 भी चेक कर रहा है और PO2 भी चेक कर रहा है। इसने दो बातों पे ध्यान दिया। अब आपको सुनने से ऐसा लगेगा कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ज्यादा अच्छे हैं भाई, वो दो बातों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इन दोनों में से ज्यादा
सेंसिटिव कीमो रिसेप्टर्स कौन हैं? तो आपका जवाब होगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। क्यों? अगर मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ और एक प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देती हूँ तो मैं बहुत सेंसिटिवली उस पर काम करूंगी क्योंकि मेरा फोकस एक ही है। लेकिन मैंने क्या किया, दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए। अब मेरा ध्यान दो प्रोजेक्ट में बट गया तो मेरी सेंसिटिविटी कम हो गई। मैं उतनी बारीकी से, उतनी माइन्यूट चीजों पे ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त दो चीजों में बट गया है। तो जिसने सिर्फ CO2 लेवल्स चेक किए वो सेंसिटिव ज्यादा है। हल्का सा भी PCO2 में चेंज होगा ना, तुरंत सिग्नल दे देगा। लेकिन जिसने PCO2 और PO2 दोनों देखने हैं उसने कहा कोई नहीं, हल्का सा PCO2 बढ़ भी गया, छोड़ो, अभी पहले PO2 तो चेक कर लें, वो सही हुआ तो क्या जरूरत है सिग्नल की। तो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा है? सेंट्रल। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर था वो भी देखो सिर्फ PCO2 लेवल ही चेक कर रहा था। तो NCERT की एक स्टेटमेंट सुनो, the levels of PO2 are quite insignificant for regulation of breathing। कहता है कि PO2 लेवल्स उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग जितना इम्पोर्टेंस PCO2 रखता है। ऐसा नहीं है कि PO2 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, तभी तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि NCERT में ये लिख दिया है द रोल ऑफ PO2 इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इस वजह से कल को पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग ये बात बताते भी नहीं है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इसे भी चेक करता है, वो कहते हैं सिर्फ इसी को करता है, लेकिन हम लिखेंगे कि चेक दोनों को करेगा। अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था नीट के पेपर में कि दो बच्चे साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक से एक बच्चे के गले में खाना अटक गया और वो जोर से खांसने लगा और कफिंग करते हुए उसे लगा कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसने पूछा ऐसा क्या हुआ होगा दैट द चाइल्ड फेल्ट सडनली एन अर्ज टू ब्रीथ। उसे क्या ऐसा फील हुआ कि उसे लगा सांस लेना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस क्या क्या थे? नंबर 1 इंक्रीज इन PCO2, नंबर 2 डिक्रीज इन PO2, नंबर 3 बोथ 1 and 2, और फोर्थ था देयर इज नो अर्ज फेल्ट, ऐसा कोई अर्ज फील ही नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगा कि इसका आंसर होना चाहिए 3, कि CO2 लेवल्स बढ़ गए हैं खून में और PO2 कम हो गए हैं इसलिए सांस लेने की इच्छा हो रही है। लेकिन NCERT के हिसाब से हमने समझा रखा था सबको कि क्या इनसिग्निफिकेंट है O2, इसीलिए नीट वालों ने आंसर क्या दिया? इंक्रीज इन PCO2। तो अगर PCO2 अकेला ऑप्शन में है तो हम नीट में वही आंसर मार्क करेंगे क्योंकि NCERT कहता है कि PO2 लेवल्स का सिग्निफिकेंस उतना नहीं। समझ आई सब बातें? चलो अब लिखो। आपने हेडिंग डाला था नंबर 2 केमिकल रेगुलेशन। राइट डाउन इट इंक्लूड्स two sets SETs, two sets of chemoreceptors. It includes two sets of chemoreceptors. लिखो नंबर 1 सेंट्रल chemoreceptors, सेंट्रल chemoreceptors,
लिखो इसके आगे, located at the ventral surface of medulla in brain, located at the ventral surface of medulla in brain. Next, these receptors are sensitive. These receptors are sensitive for changes in levels of. These receptors are sensitive for changes in levels of PCO2 in arterial blood. These receptors are sensitive to levels of PCO2 in arterial blood. Next, जहां ये लाइन लिखी है ना, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिख देना, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिख दो, इंक्रीज इन PCO2, इंक्रीज इन H+, डिक्रीज इन pH. लिख दो पूरा, इंक्रीज इन PCO2, इंक्रीज इन H+, डिक्रीज इन pH. नेक्स्ट देखो, they send their signals to the pneumotaxic center. They send their signals to the pneumotaxic center. ठीक है, रिपीट कर रही हूं, located at the ventral surface of medulla, they are sensitive for any changes in levels of PCO2 in arterial blood. PCO2 बढ़ा, H+ बढ़ा या pH कम हुआ, एक ही बात है. Next, they send their signals to the pneumotaxic center, for regulation of breathing. They send their signals to pneumotaxic center for regulation of breathing. अब लिखो नंबर 2, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. इसमें लिखो located on the aortic arch and carotid artery. Located on the aortic arch and carotid artery. सबका डिटेल सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आ जाएगा, फिलहाल आप थोड़ा सा आइडिया ले चुके हो कि ये क्या होते हैं. Located in the aortic arch and carotid artery. Next, these receptors are sensitive. These receptors are sensitive for decrease in PO2 levels, for decrease in PO2 levels or increase in PCO2 levels. फिर से ब्रैकेट में, H+ increase, pH decrease. These receptors are sensitive for decrease in PO2 levels or increase in PCO2 levels of arterial blood. Of arterial blood.
नेक्स्ट, दे आर लेस सेंसिटिव देन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। हाईलाइट करना इसे, दे आर लेस सेंसिटिव देन सेंट्रल chemoreceptors, less sensitive than central chemoreceptors. Next, they also send signals. They also send signals to pneumotaxic center. They also send signals to pneumotaxic center for regulation of breathing. They also send signals to pneumotaxic center for regulation of breathing. लिखो अब इसके नीचे, the role of O2 is quite insignificant the role of O2 is quite insignificant during regulation of breathing. 4 लगा के लिखोगे और इसको बॉक्स में डालोगे. The role of O2 is quite insignificant during regulation of breathing. फिर बोल रही हूं, इसकी जितनी रेलिवेंस थी, इंपॉर्टेंस थी, मैंने सब जगह लिखा दिया. ऐसा नहीं है कि PO2 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन आपके लेवल पर आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ध्यान में रखकर क्वेश्चंस का आंसर देना है. ठीक है, तो ये खत्म किया हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें एक नर्वस रेगुलेशन था और एक केमिकल रेगुलेशन. अब एक नोट लिखेंगे. हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स. हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स. देखो, ये रिफ्लेक्स आपकी कभी पुरानी एनसीईआरटी में भी होता था. कुछ 2-3 साल से ना नीट वाले पुरानी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं उसमें वो सारा डाटा इंक्लूड कर देते हैं. तो क्या कहता है ये हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स? इसने एक नया कंसेप्ट समझाया. क्या? इफ देयर इज ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग. इसने कहा कि हमारे दिमाग में एक बात आई है कि अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्सफुल ब्रेथ करूं और मैं कहूं कि मैं ना अपने अंदर इतनी एयर भर लूंगी, इतना ऑक्सीजन भर लूंगी कि मुझे कभी कमी हो ही नहीं सकती, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? या मैं कहूं कि मैंने किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया और इतनी हवा भर रही हूं कि उसके पूरे एल्वेलाई तक हवा पूरी फुल हो जाए. तो इसने एक सिचुएशन दिया, इफ देयर इज ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, मतलब अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पहले ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल तक हवा पहुंचेगी. तो if there is overinflation of lung, there is
excess air in the respiratory passage so सुनना पहले so the wall of bronchi have stretch receptors which become active. क्या कहा मैंने? जैसे ही लंग्स में ज्यादा हवा जाने लगी, मतलब हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज में ज्यादा हवा है, इस वजह से हमारे ब्रोंकाई ब्रोंकियोल की दीवारों में जैसे ही हवा बढ़ी तो ये ऐसे धक्का पड़ा और धक्के से इनकी दीवार पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव होते ही इन रिसेप्टर्स ने सिग्नल्स भेजा टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल गए उसने तुरंत ऑर्डर्स भिजवा दिए कि भाई पहले एक्सेस एयर को एक्सेल आउट करोगे, उसके बाद ही अगला इनहेलेशन स्टार्ट होगा। तो तुरंत अपने आप ही बॉडी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो एक्सेस एयर बाहर निकल जाएगी। मतलब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की दीवारें हवा ज्यादा होने से फट गईं, क्योंकि उनके पास क्या लगे हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। इतनी है, इतनी हुई चलेगा, इससे ऊपर हुई तो सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो आपने नोट में हेडिंग डाला हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, इसके आगे लिखो, पहले एक लाइन लिखो इसके आगे, इट एक्सप्लेन्स that the wall of bronchi and bronchiole, it explains that the wall of bronchi and bronchiole consists of stretch receptors. It explains that the wall of bronchi and bronchiole consists of stretch receptors. चलो फ्लो चार्ट बनाओ, शुरू करो जैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले if there is over inflation of lungs, if there is over inflation of lungs, next there is excess air present in the respiratory passage. There is excess air present in the respiratory passage. Next, this excess air activates stretch receptors. ये लिखा है, this excess air activates the stretch receptors located on the wall of bronchi. Activates the stretch receptors located on the wall of bronchi. Next, now the receptors send signal to. Now the receptors send signals to parasympathetic nervous system. Now the receptors send signals to parasympathetic nervous system. Next, last में, this causes removal of excess air. This causes
removal of excess air out from respiratory passage. This causes removal of excess air out from respiratory passage. By causing exhalation, ये भी लिख दो. This causes excess air to come out from respiratory passage by causing exhalation. ठीक है, तो ये हमने खत्म करा हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स. अब हम लिखेंगे लास्ट चीज इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर. चलो डिसऑर्डर शुरू करें, उससे पहले मैं एक रेफरेंस दे रही हूं. देखो, अगर मैं कहती हूं यूपनिया, पनिया, पी साइलेंट इसमें जाएगा, पनिया में इसका मतलब होता है ब्रीदिंग और यू का मतलब होता है ट्रू या नॉर्मल ब्रीदिंग. तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है इंसान, वो नॉर्मल ब्रेथ को हम यूपनिया कहते हैं. तो याद रखना है पेपर में, पनिया पीछे लिखा है तो मतलब ब्रीदिंग की बात हो रही है. तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले ये लिख दो, अभी डिसऑर्डर नहीं शुरू हुआ, ये रेफरेंस है. यूपनिया, यू मतलब नॉर्मल और ट्रू, पनिया मतलब ब्रीदिंग. यू मतलब नॉर्मल या ट्रू, पनिया मतलब ब्रीदिंग. चलो अब देखो यहां पर, फिर मैं लिखाऊंगी एक एक करके. नंबर 1 हाइपोपनिया, नंबर 2 हाइपरपनिया, सुनना पहले, नंबर 3 एपनिया. अब आपको पता है पनिया मतलब है ब्रीदिंग और हाइपो मतलब होता है कम. तो अगर किसी के अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से कम हो गया है, लो ब्रीदिंग रेट चल रहा है, तो हम कहेंगे उसे क्या हुआ है, हाइपोपनिया. अगर किसी का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से ज्यादा चल रहा है तो हम कहेंगे उसे क्या हुआ है, हाइपरपनिया. अगर किसी के अंदर ब्रीदिंग हो ही नहीं रही, नो ब्रीदिंग, रुक गई सांस, तो क्या कहेंगे, एपनिया. ठीक है, सुनना अब आगे. फिर है एक डिसएपनिया. ऑर्थोपनिया. डिस मतलब होता है पेनफुल, कोई सांस ले रहा है लेकिन सांस लेने में वो कह रहा है कि मुझे ना बहुत रिब्स में पेन फील हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द लगता है. तो अगर उसे दर्द फील हो रहा है सांस लेने देने में तो डिसएपनिया. ऑर्थोपनिया क्या है, अगर इंसान खड़ा हुआ है या बैठा है तो सांस ले रहा है, अगर वो लेट जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है. अब इन सब चीजों के पीछे भागना नहीं है कि ये क्यों हुआ होगा, इसके क्या रीजंस हैं, सोल्यूशन क्या है. अभी हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें बस बेसिक बेसिक टर्म जानने हैं. जहां पर आपको ज्यादा इन्फो रिक्वायर्ड होगी वहां मैं खुद दे दूंगी, अभी सिर्फ टर्म्स जाननी है. तो अगर नॉर्मल ब्रीदिंग से रेट कम है ब्रीदिंग का, हाइपोपनिया. हाइपो मतलब कम. अगर नॉर्मल ब्रीदिंग से रेट हाई है, हाइपरपनिया. अगर ब्रीदिंग रुक गई, एपनिया. अगर ब्रीदिंग पेनफुल है, डिसएपनिया. और अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी कि लेटने पर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है तो ऑर्थोपनिया.
ठीक है, तो लिखो जरा पहले इतना। नंबर 1 हाइपोप्निया, लिखते जाएंगे साथ साथ। हाइपोप्निया लिखो, लो ब्रीदिंग रेट, लो ब्रीदिंग रेट। नंबर 2 हाइपरपनिया, हाइपरपनिया, हाई ब्रीदिंग रेट, हाई ब्रीदिंग रेट। नंबर 3 एपनिया, एपनिया, नो ब्रीदिंग, एपनिया में नो ब्रीदिंग। नंबर 4 डिसेप्निया, नंबर 4 डिसेप्निया, पेनफुल ब्रीदिंग, डिसेप्निया, पेनफुल ब्रीदिंग। नंबर 5 ऑर्थोप्निया, ऑर्थोप्निया में लिख दो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉमा इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि लेटते वक्त, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। चलो अब नेक्स्ट सुनोगे पहले। देखो, जब मैंने हाइपोप्निया कहा तो मैंने कहा लो ब्रीदिंग रेट है, वजह नहीं पता मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं कहूंगी हाइपोकैप्निया तो लो ब्रीदिंग रेट है ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ PCO2। मैं एक बार फिर से याद करा रही हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। जब भी खून में आर्टीरियल ब्लड में PCO2 लेवल्स कम हुए थे, तब न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने DRG को वीक इनहिबिशन सिग्नल दिए थे। इस वजह से इनहलेशन को वक्त ज्यादा मिला था, एक्सहेलेशन को वक्त कम मिला था। हमारे लंग्स पूरी तरह से भरने लगे थे और हर ब्रेथ लंबी चल रही थी, तो नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट कम हुए थे। ब्रीदिंग रेट लो था लेकिन डीप ब्रीदिंग थी। उसी का नाम क्या है? हाइपोकैप्निया। देखो, कभी कभार हमें बैठे बैठे ऐसा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान को रिपीटेडली ऐसा हो रहा है कि वो बार बार लंबी लंबी सांस खींचता है, मतलब उसके खून में परमानेंटली किसके लेवल्स कम हो गए हैं? CO2 के। ऐसे ही अगर किसी का हाई ब्रीदिंग रेट है ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ PCO2 तो नाम है हाइपरकैप्निया। तो कैप लगा के हम बता रहे हैं कि अब हमें वजह पता है, और जब तक वजह कुछ भी हो सकती है, एब्सोल्युटली नहीं पता हमें, तो हम उसे हाइपरपनिया कह रहे थे। ठीक, अब खुद समझ जाओ ये वाला। एक एपनिया, वेरी लो और नो ब्रीदिंग ड्यू टू वेरी लो और नो लेवल्स ऑफ PCO2। अगर अपने आर्टीरियल ब्लड में PCO2 लेवल 0 हो गए, सिर्फ O2 बचेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरीज फटनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर इंसान सांस कहां से लेगा? तो अगर पेपर में पूछा देयर इज इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ PCO2, इट वुड बी कॉल्ड हाइपरकैप्निया। देयर इज इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन, तो हाइपरकैप्निया। जब वजह पता है तो एक नाम, कोई भी वजह हो सकती है, हाइपरकैप्निया। ठीक है, लिखो। नंबर 6 हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया लिख दो इसके आगे। लो ब्रीदिंग रेट
low breathing rate due to low levels of PCO2 in arterial blood, या सीधा लिखो low levels of PCO2, बहुत है. There is low breathing rate due to decrease in levels of PCO2. Decrease in levels of PCO2. Number 7, hypercapnia. Hypercapnia. इसमें लिखो there is increase in breathing rate. There is increase in breathing rate due to increase in levels of PCO2. There is increase in breathing rate due to increase in levels of PCO2. Next, number 8, acapnia. इसमें लिखो very low या no breathing. Very low या no breathing due to very low or no levels of PCO2. Due to very low or no levels of PCO2. Due to very low or no levels of PCO2. अब नेक्स्ट सुनोगे पहले यहाँ. देखो, स्नीजिंग और यॉर्निंग. यॉर्निंग जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है आप लोगों का, नींद आती रहती है सारा दिन, और स्नीजिंग, ये भी दोनों डिसऑर्डर्स में लिख रहे हैं हम. क्यों? सुनना. स्नीजिंग मतलब छींकना. स्नीज इज अ प्रोटेक्टिव रेस्पिरेटरी ब्लास्ट ऑफ नेजल एपिथेलियम. क्या कहा मैंने? ये हमारा नाक के अंदर एपिथेलियम था, दोनों नेजल चेम्बर्स में. याद है एपिथेलियम लिखे थे हमने सारे, वो याद करने हैं. उस एपिथेलियम पर कुछ भी ऐसी चीज पहुंची, पैथोजन, डस्ट, इरिटेंट, पॉल्यूटेंट, कुछ भी, जैसे वो हमारे नाक के एपिथेलियम पे चिपका, हमारे नेजल एपिथेलियम ने कहा कि भाई ये चीज ना बहुत इरिटेट कर रही है, पकड़ में भी नहीं आ रही जल्दी से, अगर ये अंदर चली गई तो बहुत प्रॉब्लम करेगी. इस नेजल एपिथेलियम ने तुरंत ब्रेन को कंप्लेंट करी. ब्रेन ने कहा ऐसा करो, ब्लास्ट जैसा करो, प्रेशर क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा, और प्रेशर क्रिएट करके उस चीज को झटके से बाहर फेंक दो. तो तभी मैंने कहा इट इज प्रोटेक्टिव रेस्पिरेटरी ब्लास्ट. ऐसा लगा एक्सप्लोजन जैसा हुआ है, जिससे कि एपिथेलियम का बचाव हो सके और जो भी इरिटेंट था हमारे नाक के अंदर वो बाहर आ जाए. ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर हुआ कि बार बार उस इंसान के नाक में इतना इरिटेटिंग एलिमेंट पहुंच क्यों जाता है. क्या उसका हेयर और म्यूकस सही से काम नहीं कर रहा? क्या उसका रेस्पिरेटरी फिल्टर ठीक से काम नहीं कर रहा? तो ये हुआ स्नीजिंग. फिर है यॉर्निंग, उबासियां लेना. नॉर्मल लोगों की बात करेंगे. नॉर्मल जो लोग सोते हैं रात को 6-7 घंटे, फिर जब काम करते हैं तो एक्टिव रहते हैं, हर वक्त जिन्हें नींद नहीं आती रहती, उन लोगों के अंदर यॉर्निंग सिर्फ तब होती है जब बॉडी में O2 लेवल्स कम हो रहे हों. कभी नोटिस करना, कुछ लोगों को देखो हर वक्त ही नींद आती रहती है, वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको नींद आती है, चाहे आप कहते हो कि मैं तो 8 घंटे सो के उठाऊं, लेकिन ना टीचर इतना बोरिंग पढ़ाता है कि मेरे को फिर नींद आ जाती है. वो साइकोलॉजिकल है. आपने दिमाग में फिट कर लिया है कि ये पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता,
तो वो काम आपको बोरिंग फील होता है दिमाग से, आपको नींद आने लगती है, जबकि आपके खून में O2 लेवल में कोई कमी नहीं है। वही मैंने क्या किया, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हटाकर एक मूवी की रिकॉर्डिंग चला दी। अब आप फ्रेश फील कर रहे हो, अब आपको नींद ही नहीं आ रही है, हंस रहे हो, क्योंकि अब आपका साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर हो गए कि ये चीज तो इंटरेस्टिंग है, इसमें मुझे मजा आ रहा है। तो वो हुई साइकोलॉजिकल बात। हम यहाँ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। जब हम बीमार होने वाले होते हैं, मान लो कि मुझे फीवरिश फील हो रहा है, या मुझे लग रहा है मुझे वॉमिट आएगी, या मुझे पेट में दर्द हो रहा है, जब मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तब मैं कह रही हूँ कि मैं सुबह रात भर सोई हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, थकी हुई भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उबासियां आ रही हैं सुबह से। इसका मतलब इंटरनली कुछ गड़बड़ चल रही है, जिस वजह से बॉडी में O2 लेवल्स कम हो रहे हैं। अब नाक से आना जाना काफी नहीं हो रहा, तो इंसान बार बार बड़ा सा मुंह खोल रहा है। ये करने से एक्सेस में CO2 निकल जाएगी और O2 यहां से भी घुसेगी, क्योंकि अकेले नाक से O2 लेना काफी नहीं हो पा रहा। तो जब नाक का फंक्शन अकेले काफी नहीं है, तो हम मुंह से फंक्शन करने लगते हैं उबासियां ले लेकर। उस बीमारी को क्या कहते हैं, यॉनिंग। ठीक है, चलो ये लिखो। नंबर 9, स्नीजिंग। लिखो स्नीजिंग में, इट इज प्रोटेक्टिव रेस्पिरेटरी ब्लास्ट ऑफ नेजल epithelium. It is protective respiratory blast of nasal epithelium. Protective respiratory blast of nasal epithelium. अब लिखो नंबर 10, yawning. नंबर 10 है yawning. It occurs due to low levels of O2 in blood. Yawning में it occurs due to low levels of O2 in blood, and this results in wide opening of mouth again and again. Occurs due to low levels of O2 in blood, and this results in wide, bada, opening of mouth again and again. अब लिखो नंबर 11, हिकअप। समझा रही हूं सब, पहले फिर लिखना। एपिस्टैक्सिस, चलो सुनो पहले। अब ये हिकअप, हिचकी आना। हिचकी आने का मतलब क्या होता है, अचानक से डायफ्राम ऊपर नीचे होने लग गया है, जिससे हम इनहलेशन झटके से कर रहे हैं। अब हमारा डायफ्राम नॉर्मल काम करता है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अचानक से डायफ्राम ने ऐसे शुरू कर दिया, कुछ देख नहीं रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। जैसे ही वो झटके से नीचे गया, हमने झटके से सांस लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। तो जब हमें सडन, अचानक से झटके वाला सांस इनहलेशन होने लगे, क्योंकि अचानक से विदाउट नोन और अननोन रीजन
हमारा डायफ्राम स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन करने लगा। स्पैस्मोडिक मतलब अचानक से और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे हिकअप्स कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं याद करता आपको। फिर कहते हैं कि हिचकी आ रही है तो पानी पी लो। हिचकी आने पर अगर हमने पानी पिया मतलब कुछ रिलेशन होगा शायद ईसोफेगस से, या तो डायफ्राम के थ्रू ईसोफेगस निकला था वाया ईसोफेजियल हियाटस, जो हम आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं। अगर कोई कभी बहुत जल्दी जल्दी खाना खाए या बहुत स्पाइसी खाना खाए, ईसोफेगस डायफ्राम से जा रहा है, ईसोफेगस की दीवार उससे इरिटेट हुई और वो इरिटेशन डायफ्राम तक फील हो गई, इसीलिए उसने हिचकियां लानी शुरू कर दी। या कुछ भी नोन रीजन नहीं है, हमने ना कुछ खाया है ना कुछ हमने बात की है, ऐसे ही हिचकी आने लगी, तो उसका कोई नोन रीजन नहीं है। अगर पानी पिया तो पानी ढेर सारा पीना है, जिससे ना ईसोफेगस भारी हो जाए, एकदम से पानी से भर जाए। फिर ईसोफेगस डायफ्राम से कहेगा कि भाई मैं भी तेरे अंदर हूं, तू बार बार ऊपर नीचे होता है, मैं बड़ा हिल रहा हूं, बहुत मूवमेंट हो रही है, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, थोड़ा शांत हो जा। या हम अगर नाक और मुंह बंद कर लें, फिर डायफ्राम हिलेगा, कहेगा कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो भी वो शांत हो जाता है। तो हिकअप्स का जरूरी नहीं है रीजन हमेशा पता हो, अगर रिपीटेडली हो रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज अ नॉर्मल कॉज। ठीक है, तो लिख लो हिकअप्स इसी में, राइट डाउन, इट इज सडन jerky inhalation due to spasmodic contraction of diaphragm. It is sudden, jerky inhalation due to spasmodic contraction of diaphragm. स्पैस्मोडिक का मतलब होता है अचानक और ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिवली। जर्की मतलब झटके से। अब लिखो नंबर 12, एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस, हाँ जी, एपिस्टैक्सिस का मतलब है नाक से खून आना। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाए मान लो किसी का, तो हाई ब्लड प्रेशर से नाक में जो कैपिलरीज हैं वो फट जाएंगी और नाक से खून आने लगेगा। इट कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो किसी भी वजह से अगर नाक से खून आ रहा है तो उसे एपिस्टैक्सिस है। तो लिख दो एपिस्टैक्सिस में, इट इज नेजल ब्लीडिंग और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, एक ही बात है। इट इज नेजल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नंबर 13 लिखो, एटीलेक्टेसिस। नंबर 13, एटीलेक्टेसिस। लिख देना इसके आगे, इट इज collapse of alveoli. It is collapse of alveoli. देखो यहाँ पर याद है, अगर एल्वेलाई के सरफेस पर लेसिथिन नहीं होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी और एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे, which could be seen as RDS in newly born respiratory distress syndrome,
या फिर एडल्ट में सिगरेट स्मोकिंग से हो सकता है। तो एक रीजन है एल्वेलाई के कोलैप्स होने का कि उसमें लेसिथिन नहीं है। दूसरा, अगर एल्वेलाई में आरवी नहीं बचा, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो भी एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे। या कुछ भी रीजन है, अगर कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई हो गया तो उसे हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। ठीक है, रीजन नहीं, बस हमें टर्म्स जानने हैं। बाकी जो रीजन नोन थे आपको ऑलरेडी, वो मैंने बता दिए। एटिलेक्टेसिस इज कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। अब लिखो नंबर 14, एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा हाँ जी, देखेंगे यहां पर एम्फाइजेमा को COPD कहते हैं। क्या मतलब है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सुनना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे हाईलाइट किया। देखो सब सामने देखेंगे। एम्फाइजेमा को एक स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं। क्रोनिक मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्लॉकेज हो जाएगी, और लंग का यानी कि पल्मोनरी डिजीज है। हुआ क्या इसके अंदर? एल्वेलाई की दीवारों में फाइबर्स डिपॉजिट हो गए। ये फाइबर्स से एल्वेलाई की दीवारें रिजिड हो गई, और रिजिड होने की वजह से ये जो एल्वेलाई को ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना था ना, ये काम इसने रोक दिया, और इसके बेकार होने के चांसेस बढ़ गए। सो क्या कहा मैंने? एम्फाइजेमा इज अ कंडीशन इन विच द वॉल ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की दीवारें बिकम फाइब्रस एंड रिजिड, फाइबर से भर जाती हैं, फाइबर डिपोजिशन हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं बहुत, एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन डिक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब यहाँ पर गैसेस भरती रहेंगी तो एक्सचेंज तो होंगी नहीं, अब फालतू में गैस भर के ही क्या फायदा। ये एल्वेलाई का साइज ऐसे बढ़ गया, गैस भरती गई, बड़ा होता गया, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। अब अगर ये वाले एल्वेलाई ज्यादा जगह लेंगे तो काम करने वाले एल्वेलाई को कम जगह मिलेगी। मान लो ये वाला एल्वेलाई यूं ही बड़ा हो रहा है, और इसके साथ वाले कह रहे हैं हमें जगह ही नहीं मिल रही काम करने के लिए, फैले जा रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल जो एक्सचेंज का सरफेस एरिया था वो कम होता जा रहा है, और इससे इंसान का डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बढ़ता जा रहा है। ये बीमारी ज्यादा उन लोगों में देखी गई है जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं। सिगरेट पीने से इसके होने के चांसेस बढ़ते हैं, या फिर जो बहुत डेंसली पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं जैसे कि दिल्ली में, तो वहां पर इसके होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि नॉन सिगरेट स्मोकर, जो इंसान सिगरेट नहीं पीता है उसको हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, या जो सिर्फ सिगरेट पीता है उसी को ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सिगरेट पीने से इसके होने के चांसेस बढ़ते हैं। कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसका। डॉक्टर बस इतना कहेगा कि कुछ दवाइयां दे करके हम आपकी जिंदगी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एल्वेलाई जो बर्बाद हो गया है इसे ठीक किया जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, तो लिखो एम्फाइजेमा में इट इज अ टाइप ऑफ COPD। It is a type of COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Next देखो, the walls of alveoli become fibrous and rigid. The walls of alveoli become
fibrous and rigid, and there is reduction in the surface area, and there is reduction in the surface area for exchange of gases, and there is reduction in the surface area for exchange of gases. Next, it is more common in cigarette smokers. It is more common in cigarette smokers. Next, there is no permanent cure available. There is no permanent cure available. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिसऑर्डर्स अभी कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.